in association with free minutes, SMS और MBs पर वारिद LTE लाइव का नेटवर्क। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अब्सार आलम। हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू दो तीन सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें एक तो जाहिर है कि चीनी सदर का पाकिस्तान का दौरा 9 साल बाद वो इस मुल्क में आ रहे हैं और पिछले साल उनका दौरा शेड्यूल था लेकिन धरने की वजह से वो मुलतवी हुआ। इस दौरे में 86 बिलियन माफ़ कीजिएगा 40 बिलियन डॉलर के मुआहिदों का या MOUs के दस्तखत होने हैं, जिस पे तकरीबन 1.5 साल से काम हो रहा है। और आज वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल साहब, वफाकी वज़ीर परवेज़ रशीद साहब ने इस पे मीडिया को ब्रीफिंग भी दी है और बहुत उम्मीदें उन्होंने जोड़ी हैं चीनी सदर के दौरा पाकिस्तान से। लेकिन क्या ये उम्मीदें इतनी हैं कि इससे पाकिस्तान में हालात में बेहतरी आए, ख़ास तौर पर मुआशी हालात में, और जो पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम की एक कैफियत है उसका इस मुआशी तरक्की पे क्या असरात पड़ सकते हैं, इस पर बात करेंगे। और साथ कराची में आप देख रहे हैं जो कुछ हो रहा है एक हल्के के इलेक्शन पे, जिस तरह मीडिया हाइप है और जिस तरह सियासी जमातें जिस लेवल तक, ना सिर्फ सियासी जमातें बल्कि कुछ गैर सियासी लोग भी इसमें बहुत हद तक एक्टिव हैं, जिन्होंने लगता है कि माजी की बहुत सारी आदतें तो शायद छोड़ दी हैं लेकिन कुछ अभी भी हैं। तो क्या MQM को सियासी तौर पर इस तरह ख़त्म करने की कोशिशें मुनासिब हैं, क्या ये होनी चाहिए? और क्या MQM के अंदर जो जराइम पेशा अनासर हैं उनके खिलाफ तो एक्शन होना चाहिए, इस पर तो कंसेंसस है। क्या सियासी तौर पे MQM से कोई इंतकाम लेने की जो कोशिशें हो रही हैं वो मुनासिब है? क्या वो पाकिस्तान में मजीद सियासी अदम इस्तेहकाम नहीं करेंगे? और जुडिशल कमीशन पे जो सबूत अभी तक पेश नहीं किए गए उसकी जिम्मेदारी किस पे? हमें ज्वाइन किया है शैला रजा साहिबा ने, डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक तर्जमान हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है। और हमें ज्वाइन करेंगे शौकत यूसुफजई जो रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और हमें ज्वाइन किया जाहिद खान साहब ने, जिनका ताल्लुक अवामी नेशनल पार्टी से। जाहिद साहब, आपसे बात का आगाज़ कर लेते हैं क्योंकि आपने जाना भी है। कि बताइए, जो मैंने अभी बात की है कि चीनी सदर का दौरा है और 46 बिलियन डॉलर के मुआहदे भी हो रहे हैं, जिसमें ख़ास तौर पर पावर सेक्टर के बहुत सारे मुआहदे हैं। और उसमें अगर उस पूरी रकम को देखें तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर का वो छोटा हिस्सा है सड़कों का। आप क्या समझते हैं, क्या चीनी वज़ीर आज़म के दौरे पाकिस्तान से वाकई वो मुआशी तरक्की का ख्वाब जो हम देखते हैं वो शुरू हो जाएगा? साहब, आपने बहुत अच्छे मौजूद छिड़ी और इस वक्त ज्यादा अहमियत इसी की है। इस वक्त हमारा मुल्क जिस मुश्किलात में घिरा हुआ है तो हमें तो माशी जरूरत है इस वक्त ज्यादा। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का भी हमें, पावर जनरेशन का भी हमें बहुत है, लेकिन उसमें जो सस्ती बिजली है उसकी तरफ भी कोई तवज्जो मैं, क्योंकि अभी तक मैं उसका चेयरमैन था वाटर पावर स्टैंडिंग कमेटी का, तो हाइडल पे कोई काम ये जो कहते हैं डॉक्टर साहब सुन रहा होगा, मुझे एक ही जगह बता दे कि इनने इतना पैसा इस डैम के लिए या इस हाइडल जनरेशन के लिए कोई पैसा नहीं दिया गया। आप हाँ, ये बात है कि 40 अरब रुपया सारे डॉलर आ रहे। जब हम इनको कहते हैं कि जी जो ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसके हमें स्टेटस बता दो, तो ये नहीं बताते हैं। अभी कल भी उसने हसन इकबाल ने उस पर ब्रीफिंग दी है, लेकिन हम उसके साथ रिस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि हम मेन इशू पे जब जाते हैं तो कहते हैं अभी हमने डिसाइड नहीं किया। मिसाल के हम उससे पूछते हैं कि जिसे रोड तो बन रहे, चलो मोटरवे बना रहे हो या बना रहे हो रोड, या उसके साथ रेलवे लाइन है, इसके साथ जो इंडस्ट्री जोन है वो उसका क्या है, तो वो कहते हैं अभी हमने उस पर वर्क नहीं किया। तो जब आप कोई राहदारी या कोई चीज बनाए तो विजिबिलिटी तो बनती है ना। अगर आपने फिजिबिलिटी नहीं बनाई है और 46 अरब डॉलर आप ले रहे हो और लेके जा रहे हो तो कहाँ खर्च करोगे? इसके लिए तो पहले आपको तो फिजिबिलिटी बनानी पड़ेगी ना कि इस जगह पे आप, हमारा इंडस्ट्री जोन होगा, इस पे पाइपलाइन गुजरेगा, इस पे आपको मिलेगा आपका रेलवे लाइन गुजरेगी, तो तभी आप मुमकिन है। लेकिन हुकूमत अभी तक इसको घुमा फिरा देती है और हकीकत पे नहीं आते, हकीकत नहीं बताते। ठीक, अच्छा, दूसरा MQM के बारे में बताएं कि हम देख रहे हैं कि वहाँ अब जैसे मैंने कुछ लोगों से बात की है, उससे ये पता चला है कि जो कराची में हो सकता है किसी वक्त फिर दोबारा इस पे ज़ुबान की बुनियाद पे लोगों में तकसीम हो, अगर ये इसी तरह कोशिशें होती रही MQM को सियासी तौर पे ख़त्म करने की, मसलन उर्दू स्पीकिंग महाजर और पठान के दरमियान हो सकता है कोई कशमकश हो, ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ पे जो मुसलसल जिस तरह वो जलसे की कोशिश कर रही है इशारे पाकिस्तान पे, तो आप समझते हैं, आप ज़ाहिर अवामी नेशनल पार्टी का भी वहाँ पे काफ़ी जोर है, ख़ासतौर पे पख्तून इलाकों में, आप देखते हैं कोई ऐसी कशमकश दोनों तरफ में है?
देखिए अफसर आलम साहब, आपने बहुत अच्छी बात की। अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट बना दें और उस वक्त बना दें, ये नहीं है कि उनके अंदर दहशत, आपको पता है हमारे ऑब्जर्वेशन उसके ऊपर बहुत पहले से है कि एमक्यूएम की के अंदर ऐसे एलिमेंट्स है जो दहशतगर्दी है। लेकिन अब इस वक्त क्या तुक बन रही है, मुझे आप बताए तो सही। आप हमदर्दिया उनकी आवाज बढ़ाना चाहते हो जो उर्दू स्पीकिंग वाली है, कि आज आप ऐसे तासुर दे रहे हो कि शायद आप हमला कर रहे हो। आप कहते हैं कि ये हमारे बस ये जंग है और ये बस तब्दीली है और हम आजाद करा देंगे। तो ऐसे बातों से देखिए, इसमें मीडिया के भी रोल है, बुरा न मानिए। मीडिया ने भी 246 का जो कंस्टिट्यूंसी है उसको ऐसे बनाया है कि शायद वहां पे हमारे हिंदुस्तान का जंग हो रहा है, ऐसे तासुर मिल रहा है। और उसके अंदर जो देखिए ये जो टारगेट ऑपरेशन हो रहे हैं, ये हम सब सपोर्ट कर रहे हैं, ये अच्छी है, क्योंकि कराची में इसके बगैर अमन नहीं आएगा। लेकिन क्या अगर इस वक्त थोड़ा सा डिले हो जाता या ये तासुर न मिलता, क्योंकि ये तासुर आ रहा है, मैं या आप डिनाई कर दे। देखिए मेरा उसके साथ जितना भी एमक्यूएम का आपको इल्म है या आपके चैनल का भी जो असर किया था या हमारे साथ जो कुछ हुआ है वो अपनी जगह पे है, लेकिन ये मुल्क भी हमारा है। तो हम ऐसे तासुर न दे कि उनको ये पता चले कि शायद एक पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट बनाया जा रहा है, उसके अंदर जो दहशतगर्द एलिमेंट्स है उसको जरूर पकड़ना चाहिए, उसको जरूर कठेरे में लाना चाहिए। लेकिन ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि शायद उसको आप साइडलाइन कर रहे हो, उसको दीवार से लगा रहे हो। तो जब आप उसको दीवार से लगाने की कोशिश करोगे तो लोगों की हमदर्दियां बनेगी उनके साथ और फिर लोग फिर उस तरफ मुतवज्जे होंगे। ठीक, शैला साहिबा, आप ज़ाहिरा अभी कराची से तशरीफ लाई हैं, ये बताइए कि क्या सिचुएशन है वहाँ पे। जो मैं पहले ये एमक्यूएम वाली बात करूँ, फिर आपसे चाइनीज प्रेसिडेंट के विजिट पे ही बात करूंगा। वाकई वहाँ पे कुछ आप देखती हैं कि ऐसी कार्रवाइयाँ हो रही हैं जिससे लगता है कि सिर्फ जराइम पेशा लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही, ऑपरेशन नहीं हो रहा, बल्कि एमक्यूएम को सियासी तौर पे भी कॉर्नर करने की कोशिशें हो रही। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जो NA-246 है उसको वो लोग तबसरा करते हैं और प्रोग्राम में वो लोग बैठते हैं जो उसकी डिमार्केशन को भी नहीं समझते। और मैं ये समझती हूँ कि किसी भी तंजीम में इलेक्शन जो है उसकी पार्टी लड़ती है, उस जगह की तंजीम लड़ती है कैंडिडेट के साथ। अब अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप रोजाना इस तरह की हरकत करेंगे कि एक दूसरे के कारकुन आमने सामने आए और आप लोगों को ये तासुर दें कि देखो हम इनसे लड़ सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, तो ये बहुत गलत बात है। और अगर इनकी तंजीम होती PTI की तो वो उन्हें जरूर बताती कि जिना ग्राउंड जो है उसमें कभी भी मुखालिफ के घर के पास जाके उसके खिलाफ बात नहीं करते इलेक्शन जब लड़ते हैं, और आप मुखालिफ की पॉलिसीज को डिस्कस करते हैं, आप डायरेक्ट उसके कैरेक्टर पे नहीं आते। और जब ये कहते हैं कि हमारे लाखों लोग आते हैं जलसे में, तो इनको पता होना चाहिए कि UBL स्टेडियम जो है वो उधर का सबसे बड़ी एक जगह है, वहां पे आप करें। आप रोजाना क्यों पहुंच जाते हैं? क्योंकि आप ये समझ रहे हैं कि जिना ग्राउंड या कोई ऐसी जगह नहीं, बिल्कुल कैंपेन करें, लेकिन कैंपेन का मतलब ये नहीं होता कि रोजाना शो ऑफ मसल्स की जाए, और आपके पास बहुत सारी जगहें हैं। दूसरी बात ये कि देखिए जो डिस्कशन में है आजकल वो बहुत ये है कि डिप्टी डायरेक्टर जो है उसका मर्डर होता है अजीजाबाद में। अब वहां पे कातिल बैठा हुआ तो नहीं है कि वहां किसी शॉप पे बैठ गया है या कुछ कर रहा है। क्या जरूरत है कि एक एक गुजरने वाले आदमी को दीवार से लगाकर और उसकी तलाशियां ली जाएं, 2-2 घंटे वो दीवार पे ऐसे हाथ रख के खड़ा हुआ है और एक एक की स्नैप चेकिंग हो रही है, और जो जबान का इस्तेमाल है वो कौन कर रही है? रेंजर्स ने किया। आपके कैप्टन कायम अली शाह साहब, देखिए हमारा है फ्री हैंड, और अगर हम कैप्टन भी हैं तो हम हर एक के आगे माइक लगा के उसकी गुफ्तगू नहीं सुन रहे। लेकिन ये एक हेट रेट आ रहा है इन कार्रवाई की, या फिर ये कि लोग ये भी बात करते हैं, लोग ये भी बात करते हैं कि ये क्या टाइमिंग है कि सारे बड़े मुकदमे जो हैं उनके लोग इसी वक्त पकड़े जा रहे हैं, चाहे वो 9 अप्रैल के वुकला का केस हो या किसी का भी। तो ये वो चीजें हैं जो वहां डिस्कशन में आ रही हैं कि ये टाइमिंग क्या है। तो ये एक बात। दूसरी मैं बात की तायद करूंगी जाहिद खान साहब की कि 2 चैनल, तो नाम तो नहीं ले रही, वो खुद ही समझ जाएंगे अपना रोल,
कि वो तो ये है कि मेरी समझ में नहीं आता कि उनको कहाँ से बहुत बड़ी तादाद कारकुनों की नजर आ जाती है। और हम भी देखते हैं टीवी पे, देखिए जब इनको इस्माइल साहब को दिखाते हैं, इमरान इस्माइल साहब को, कि उनके अतराफ के जो चेहरे हैं वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के नहीं है, या ये कि जब आप पाकिस्तान चौक पे जलसा कर रहे हैं तो साफ पता चल रहा है कि आपके पास सोराब गुट से एक बड़ी तादाद आएगी। तो बेहतर ये है कि हमें ये चाहिए कि ये इलेक्शन आनी जानी चीज है, और इमरान इस्माइल साहब तो उस हल्के में रहते भी नहीं है, तो जो 2-4 उनके सपोर्टर्स हैं ऐसे हालात रहे कि बाद में वो भी वहां पे उस जगहों पे रह सकें। इमरान इस्माइल तो हट जाएंगे, इतना दर्जा हरारत ऊपर नहीं बढ़ाना चाहिए, इतना नहीं ले जाना चाहिए। और दूसरी बात ये है जो मैं कहना चाहूंगी कि बहुत अजीब से स्टेटमेंट्स हैं जिनको मैं नहीं समझती कि ये सियासी हैं। मसलन एक हल्के के लिए वो कहते हैं कि दूसरे सूबे से स्टाफ मंगाया जाए, ठीक, तो फिर सूबे दूसरे से, हाँ, वोटर भी शायद अगली दफा वो कहेंगे इधर से मेरे मंगाओ, इधर नहीं है। या ये कि अब पहले तो मुझे नहीं मालूम, मुसद्दिक मलिक साहब मुझसे ज्यादा एजुकेटेड हैं, जाहिद साहब भी ज्यादा जानते हैं कि जर्नल इलेक्शंस के जो रूल्स थे वही इस पे अप्लाई होंगे। हम इस वक्त ये कैसे कर सकते हैं कि जर्नल इलेक्शन में तो हमने बायोमेट्रिक नहीं किया, इसमें हम बायोमेट्रिक कर लें, या ये कि ये जो ये बात आई ये भी सब काफी इसको डिस्कस किया जा रहा है कि रेंजर्स ने किस तरह ये कहा कि बायोमेट्रिक सिस्टम लाके कराया जाए। तो ये सारी बातें ये सीनियर हैं, इनसे पूछूंगी कि क्या ये हो सकता है। बिल्कुल पूछते हैं रेंजर्स का रोल भी, लेकिन डॉक्टर साहब आपके लिए सवालात काफी इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन मैं पहले जरा शौकत यूसुफजई साहब को भी ले लूं, वो भी कुछ कहेंगे। शौकत साहब ये बताइएगा कि ये जो बहुत बड़ी तादाद कारकुनान की है, और एक मीडिया हाइप जाहिद खान साहब ने भी कहा कि वहां पैदा की जा रही है कराची में, हालांकि ऐसी ऑन ग्राउंड ऐसी सिचुएशन है नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हो सके, और जमात इस्लामी भी ये कह रही है। तो फिर क्या वजह है, इतना सियासी दर्जा हरारत को ऊपर क्यों ले जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि बाद में आपके मुखलिस वोटर्स का, कारकुनान का वहां रहना भी मुश्किल हो जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मेरे ख्याल से जब इलेक्शन होता है तो ये हर मुखालिफ को उसको हक होता है कि जो कमजोरियां होती हैं दूसरे फरीक की वो कमजोरियां बताते हैं। अब ये एक अलग बात है कि कराची के अंदर एक खौफ पैदा करने की कोशिश की गई है, खौफ पैदा कर दिया गया है, जो कोई भी जमात उसके मुतामल नहीं हो रही। लेकिन देखिए कभी ना कभी तो किसी न किसी ने तो आवाज उठानी है ना इन चीजों के खिलाफ। अब ये कह देना कि जी आ गए जमात इस्लामी, उन्होंने कहा कि हम 35 साल से ये आवाज उठा रहे हैं। नहीं, कभी भी अनअपोज्ड वहां से कोई भी नहीं जीता। नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए जमात इस्लामी का अपना रोल है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, वो भी लड़ते रहे इलेक्शन, और मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी को भी लड़ना चाहिए था, नून लीग को भी लड़ना चाहिए था, बड़ी बड़ी जमातें होने का दावा करते हैं। तो इसमें ये कह देना कि जी रेंजर्स का ऑपरेशन इस वक्त दुरुस्त नहीं था इसलिए कि हमदर्दियां, ये देखे ये पाकिस्तान के लोग और खास तौर पे कराची के लोग जो उर्दू स्पीकिंग है, बड़े मुहज़्ज़ब, बड़े पढ़े लिखे, बड़े समझदार लोग, अगर वो ये देख रहे हैं कि एक पार्टी के दफ्तर से असला भी बरामद हो रहा है, उस पार्टी के दफ्तर से दहशतगर्द भी गिरफ्तार हो रहे हैं, और उसके बावजूद वो कहते हैं कि जी हमदर्दियां होंगी, तो मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ये डिप्टी स्पीकर हैं शैला रजा साहिबा, ये इनके ये अल्फाज है कि जी रेंजर्स का ये ऑपरेशन जो इस वक्त बेहतर नहीं है, तो फिर हुकूमत कहाँ है? आप मुझे बताएं कि मैंने गिरफ्तारी पे भी नहीं बात की। मेरा ये कहना है कि टाइमिंग जो है वो बड़े अजीब से हैं कि सारे केसेस इसी वक्त सॉल्व हो। ये कह रही है वो। और देखिए मेरी और आपकी बात नहीं हो रही, वोटर की, हम वोटर की साइकी की बात कर रहे हैं, मेरी और आपकी बात नहीं हो रही। आप तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी देखे ना, ये देखे एक मिनट, एक शैला में देखे, मैं ये कह रहा हूँ कि सूबाई हुकूमत टोटली नाकाम हुई ना, उसके बाद रेंजर्स को आना पड़ा ना। जब रेंजर्स आ गए, रेंजर को छोड़ दिया जाए, वो किस वक्त लोगों को गिरफ्तार करते हैं, किस वक्त अदालत में पेश करते हैं, जरा उन पर भी शौकत पिछले 25 साल से कराची में, मैं डॉक्टर साहब को इसमें लेके आऊँ, ये मानेंगे कि सूबाई हुकूमत वहाँ टोटली नाकाम है। सूबाई हुकूमत लॉ एंड ऑर्डर नहीं बरकरार रह सकी, कराची के अंदर रेंजर्स के हवाले करना पड़ा। अब हमें रेंजर्स को अदम एतमाद करना बड़ी अफसोसनाक होगी। हमें एक ऐसे कल्चर से निजात मिल रही है कि सियासी जमातों के अंदर जो अस्करित विंग घुसे हुए हैं, मैं ये नहीं कहता हूं कि सारे इनके वाले खराब होंगे या सारे दहशतगर्द होंगे, लेकिन जो लोग घुसे हुए हैं, ये फर्ज बनता है पाकिस्तानी रियासत का कि उन सियासी जमातों को अलग करें उन दहशतगर्दों से। ठीक, डॉक्टर साहब
ये बताइएगा कि रेंजर ज़ाहिर वफाकी हुकूमत के अंडर हैं और उस पर जैसे शहरा साहब ने बताया कि वहाँ वो लोगों के हाथ 2-2 घंटे ऊपर करवा के तलाशी लेते हैं, ये तज़हीक आमेज़ रवैया क्यों इख्तियार किया जा रहा है जब पूरे मुल्क से तमाम सियासी जमातों ने कंसेंसस से एक मैंडेट दिया है रेंजर्स को कि आप कराची में अमन कायम करें जराइम पेशा अफराद के खिलाफ। लेकिन एक तो ये बात, दूसरा ये कि यहाँ इस्लामाबाद से कुछ सरकारी अहलकार फोन पे हदायत दे रहे हैं एक सियासी जमात के छोटे लेवल के लोगों को कि आप ये कहें और वो कहें, सियासी दर्जा हरारत क्यों ऊपर ले जा रहे हैं, और वो भी चीन के सदर के आने से पहले सरकारी अहलकार इस्लामाबाद से बैठ के क्यों कर रहे हैं ये? देखिए, पहले तो मेरे ख्याल में आपके सवाल का जवाब जो है वो आप ही के सवाल में मुज़मिर है कि ये एक ऐसा एक्शन है जो तमाम पार्टीज की मुशावरत से किया गया, बल्कि उनकी ज़ेर क़यादत किया गया। इसमें पीपल्स पार्टी भी शरीक थी, नून भी शरीक, PML वो ये अपना MQM भी शरीक थी, इसके अंदर PTI ने भी इसको सपोर्ट किया। तो पहले तो एक बात वाज़ेह हो जानी चाहिए कि ये एक ऐसी चीज़ है जो सब ने जिसमें शिरकत की और सबकी लीडरशिप के अंदर ये फैसला किया गया। दूसरा ये है कि इस वक्त जी मैं वहीं एग्जीक्यूशन अच्छे तरीके से, अब अगर आप उसकी एग्जीक्यूशन देख लें तो इस वक्त उसकी एग्जीक्यूशन की जो लीडरशिप है वो तो इस वक्त सिंध की हुकूमत के पास है। एपेक्स को कहा आपके सामने ऐसा मगर लीडर्स तो ऐसा नहीं कह रहे ऑन द स्ट्रीट, तो मगर कायम अली शाह साहब तो बाकायदा उस कह रहे हैं कि मैं लीडर हूं, मैं एपेक्स कमेटी का चेयरपर्सन हूं। है उनको पे चेक तो कायम अली शाह जाके नहीं रखते ना हर गली में। मैं आपको यही बता रहा हूं कि एपेक्स कमेटी को चेयर इस वक्त जो है वो कायम अली शाह साहब कर रहे हैं। जो लॉ एंड मेरा पॉइंट ये नहीं है, मेरा पॉइंट ये है कि एक अच्छा ऑपरेशन जिस पे पूरे मुल्क का कंसेंसस है, जिस पे पूरे मुल्क की सपोर्ट है, उसको आप एक अपनी जाती लड़ाई क्यों बना रहे हैं? कुछ लोग क्यों बना रहे हैं जाती लड़ाई? उससे एक जो कंसेंसस की फिजा वो खराब होगी। मेरा अपना नुक्ता नजर ये है कि जब भी आप एक किसी भी जगह के ऊपर जहां पे बहुत देर से लाकानूनियत हो और बहुत देर से कत्लो गारत का बाजार गर्म हो और भत्ते चल रहे हों, जब भी आप उस इलाके में जाएंगे और सफाई शुरू करेंगे तो थोड़ी पेन तो इन्फ्लिक्ट होगी। लेकिन जो सरकारी अहलकार की मैंने बात की है, सरकारी अहलकार के लोग अगर एक कब्जा ग्रुप के मेंबर को जो सियासी जमात से जिसका ताल्लुक, उसको यहां से फोन पे इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ये बयान दो तुम। देखिए मुझे तो आप जो बात कर रहे हैं उसका बिल्कुल इल्म नहीं है, वरना मैं जरूर इस पर तबसरा करता। मुझे मालूम नहीं आप क्या बात कर रहे हैं, लेकिन मैं ये मालूम है उनको, तो लेकिन मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं आपको एक बात बड़ी वाज़ेह शक्ल में कहूंगा कि यही एक्शन लियारी में किया गया था, और लियारी के अंदर जो मेजॉरिटी है वो पीपल्स पार्टी की है और हमेशा से रही है। और जब लियारी के अंदर इलेक्शन हुआ था तो किसी ना किसी जगह के ऊपर तो कोई ना कोई पीपल्स पार्टी का भी विनिंग सीट का बाई इलेक्शन हो रहा होगा, ठीक। लेकिन उस वक्त कोई ऐसी बात नहीं उठाई पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल कंधे से कंधा जोड़ के कहा कि अगरचे कुछ लोग ऐसे भी शायद निकल आए जिनका किसी जमाने में पीपल्स पार्टी से ताल्लुक हो, लेकिन अगर हमने इस सूबे के अंदर सुकून लाना है तो हमने इसको साफ करना है। ये बात बिल्कुल ठीक है। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लूं। मैं भी एक बात कहना चाह रही हूँ। देखें, किसी को ऑपरेशन पे इतराज नहीं है, किसी को किसी पकड़े जाने वाले से जो कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है, कोई हमदर्दी नहीं है। असल बात जो है ना वो तरीक़ाकार की जो टाइमिंग है ना वो बहुत अजीब सी हो रही है, और ये मैं अगर नहीं भी कहूँ तो जो वोटर है वो ये महसूस कर रहा है। एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन जो पॉइंट आपका मैं समझ रहा हूँ वो यही है कि जो जिस बात की कमिटमेंट है, जिसका कंसेंसस हुआ है सियासी सतह पर, वो है कि जराइम पेशा अफराद के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की जाए। उसमें एक कब्जा ग्रुप को काउंटर करने के लिए दूसरे कब्जा ग्रुप को प्रमोट ना किया जाए। इस पर बात जारी रखेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। शौकत साहब, ये बताइएगा कि ज़ाहिर चीनी सदर के दौरे के बारे में भी और उसका पाकिस्तान के सियासी इस्तेहकाम या अदम इस्तेहकाम से जो भी ताल्लुक है उस पर भी हम बात कर रहे हैं। आज एहसन इकबाल साहब ने ब्रीफिंग दी है, उन्होंने कहा है कि चाइनीज़ इन्वेस्टर, जो चाइनीज़ हुकूमत, मुल्क पूरा, कौम और वैसे भी जनरली इन्वेस्टर जो हैं पूरी दुनिया के, वो उस मुल्क में जाते हैं यहाँ पे सियासी इस्तेहकाम हो। और उन्होंने मिसाल दी है धरने की आपकी, कि आपके धरने की वजह से उनका दौरा मुलतवी हुआ, वरना 8 महीने पहले ये सारे प्रोजेक्ट शुरू हो सकते थे जो इस महीने दस्तखत होने जा रहे हैं। और अभी भी खान साहब ने ये कहा है कि 2015 इंतखाबात का साल है। तो जब आप कह रहे हैं मुसलसल के इंतखाबात का साल है, इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी इस मुल्क में? देखिए जी, मैं बड़ी हैरत हो रही है मुझे, क्योंकि इलेक्शन होने से अदम इस्तेकाम नहीं आएगा, सियासी इस्तेकाम आएगा। और दूसरी बात यह कि देखिए एहसन इकबाल साहब ने तो, लेकिन अगर नई हुकूमत आके उसने पॉलिसी बदल दी तो फिर इन्वेस्टर किस पे यकीन करेगा?
नहीं, मैं आपको बताऊं, देखिए जहां तक चाइना की बात है ना, तो उस पर तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मुत्तफिक है कि वो पाकिस्तान की बेहतरीन दोस्त है चाइना, और हम किसी सूरत में चाइना को ना तो नाराज करना चाहते हैं, ना ही हम उससे इस्तेफादा करना चाहते हैं, इस्तेफादा करना चाहिए। लेकिन ऐसे इकबाल साहब को ये तौफीक क्यों नहीं हुई कि वो इन्वेस्टर्स बुला रहे हैं, उन्होंने ये सूबों के साथ मुशावरत क्यों नहीं की? ये इन्वेस्टर्स सिर्फ कहाँ के लिए बुला रहे हैं? सिर्फ इस्लामाबाद के लिए बुला रहे हैं? उन्होंने कहा है कि सेशन के लिए बुला रहे हैं? उन्होंने कहा तमाम सूबों से, तमाम सियासी जमातों से मुशावरत हुई है। यही तो मैं कह रहा हूँ ना, अभी नहीं हुई है। आज भी हमारी असेंबली में इस पर बड़ी डिबेट हुई है, हमारे एनपी के लोगों ने भी, हमारे पीटीआई के लोगों ने भी, और भी पॉलिटिकल जितने पार्टी थे, सबने इस पे वो कहा है, तहफुजात का इजहार किया है कि इतनी बड़ी डेलीगेशन अगर आ रहा है और इन्वेस्टर्स आ रहे हैं तो खुशी की बात है, लेकिन क्यों नहीं सूबों को एतमाद में लिया जाता? ये सिर्फ दो भाइयों की हुकूमत है, वही हुकूमत करेंगे, बाकी किसी चीफ मिनिस्टर का कोई हक नहीं है इस मुल्क पे। ये जो 4 यूनिट है, इस यूनिट का क्या हैसियत रह गई है? एक और बात जो शैला रजा साहब ने कहा कि कराची के अंदर लोग रेंजर्स जो है वो लोगों को पकड़ रहे हैं और 2-2 घंटे हाथ उठा के उनकी बेइज्जती हो रही है। तो मैं उनकी नॉलेज के लिए कहना चाहता हूं कि हम 10 सालों से फाटा के अंदर, केपी के अंदर पुख्तूनों बेचारे जिस तरीके से सिर्फ इसलिए वो बर्दाश्त कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि दहशतगर्दी खत्म हो, ये चीज हमारे साथ भी हुआ, लेकिन हमने इस चीज में कभी आवाज नहीं उठाई। मुझे लग रहा है इनके कान खराब है, अमन, मुझे लग रहा है कि इनके कान खराब है, सबसे ज्यादा अजीज है। नहीं, मेरे साहब मुझे लग रहा है कि आपके कान खराब है, हो रही है, मुझे लग रहा है कि आपके कान खराब है, क्योंकि आप मुस्तकिल मेरी बात को ट्विस्ट करके गलत कर रहे हैं। तो या तो कान खराब है या आपका सिस्टम खराब है। ठीक है, मैं सूबाई हुकूमत को तावन करना चाहिए भरपूर, ताकि हम तावन कर रहे हैं। हमारे यहाँ रो इमरान रो के जुलूस नहीं निकल रहे हैं। आप सिंध की सबसे बड़ी जुमात होने का दावा करती है, लेकिन आप कराची में इलेक्शन नहीं लड़ रही हैं, नहीं लड़ सकती खौफ की वजह से ना, इसलिए यहाँ पे हम हुकूमत कर रहे हैं, आप कह रहे हैं खौफ। तो ये चीज मुझे लग रहा है कि आपकी तबीयत कराची के अंदर जिस तरह हुकूमत हो, मुझे लग रहा है कि आपकी देखिए हमारे यहाँ 5% बजट से यूटिलाइज नहीं हुआ है एजुकेशन का, जैसे आप। अच्छा, मैं आता हूँ आपकी तरफ। नहीं, ये कैसी हुकूमत है? देखिए, डिप्टी स्पीकर एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो पोस्ट है, और 10 महीने हो गए इनकी असेंबली में डिप्टी स्पीकर नहीं है। कैसी हुकूमत चल रही है? और आपका गवर्नर कुछ नहीं कहता, ये कैसे मुकमुका है? 10 महीने जब तक डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन ना हो, सेशन कॉल नहीं हो सकता, और इनके डिप्टी स्पीकर नहीं है, बात क्या करते हैं? जी शौकत साहब, आप बताएं। ये तो बिल्कुल जी बताएं आप, मैं क्या करूं जी, मुझे क्यों कह रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए डिप्टी स्पीकर हो जाएगा इंशाल्लाह। कैसे हो नहीं सकता? इजलास नहीं चल रहा है, इजलास नहीं चलना चाहिए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आप लोग एक्शन क्यों नहीं लेते? आप डिप्टी स्पीकर, आप मुझे कोर्ट करें कि बगैर डिप्टी स्पीकर के इजलास नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं चल सकता। आप उठाएं, रूल्स ऑफ प्रोसीजर पढ़ें। पहले स्पीकर का इलेक्शन होगा, फिर डिप्टी स्पीकर का होगा, उसके बाद एडजॉर्न हो जाएगा, उसके बाद आप नेक्स्ट सेशन कॉल करेंगे। अगर नहीं होगा तो नहीं हो सकता। पढ़ना वढ़ने का पीटीआई से काम ही नहीं, सहूलत दे आवाम के लिए, पीटीआई का पढ़ने से काम ही नहीं है। मैं जरा वापस टॉपिक पे शौकत साहब आना चाहता हूँ। शौकत साहब, मतलब ये इस गुफ्तगू से ये पता चला है कि ज़ाहिर परफेक्ट कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं, ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मैं चैलेंज कर सकती हूं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि खान साहब किस बुनियाद पे कह रहे हैं कि 2015 इलेक्शन का साल होगा, जबकि उन्होंने जुडिशियल कमीशन में एक भी सबूत पेश नहीं किया, अभी भी टाइम लिया है। देखिए, जुडिशियल कमीशन में इंशाल्लाह ताला हमारे सबूत जा रहे हैं, और हमारे से पहले पीपल्स पार्टी भी माशाल्लाह दे रही है सबूत, एनपी वाले भी दे रहे हैं, चाहे हमारे खिलाफ कुछ नहीं दिया ना जो, लेकिन सारी जुमातें जा रही हैं, सबूतें दे रही हैं। हमने तो पूरा वो तैयार करके दे रहे हैं। अभी हम 2015 में इंतखाबात होंगे। मैं आपको बता रहा हूँ ना, जुडिशियल कमीशन देखे, अब ये तो चीजें जुडिशियस है, मैं इस पे ज्यादा बात नहीं करूँ, लेकिन खान साहब ने कहा कि 2015 में हो गए, खान साहब ने कहा जुडिशियल कमीशन जो चीजें जो उनके सामने आएंगी ना, तो वो उसके बाद फिर इस हुकूमत का इखलाकी तौर पे रहना, सियासी तौर पे रहना। तो आपका मतलब है कि आप जुडिशियल कमीशन का फैसला आपने अनाउंस कर दिया, अभी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और दो आपने पहले अनाउंस कर दिया। हमें पता है जो जिस तरीके से आरोज बिके थे, जिस तरीके से वोट के बोरिया जाली निकली है, ये इंशाल्लाह ताला अब साबित कर दे। जिस तरह अब ये देखे ना, लेकिन ये तो आप इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं जुडिशियल कमीशन को।
मेरे भाई जब हल्के खुलेंगे ना, अभी तो जो हल्के खुले उसकी बुनियाद पे बात हो रही है, लेकिन जो मजीद हल्के अभी खुलेंगे ना, आपको पता है आपकी आंखें खुल जाएंगी कौम की। अच्छा। तो ये कौम के साथ क्या ड्रामा हुआ है, हल्के जो खुलने 2 से साल आंखें तक खुल जाएंगी। गैर कानूनी हुकूमत रही है, इसका भी तो हिसाब देना पड़ेगा ना किसी को। ठीक है, बिल्कुल जनाब। डॉक्टर मुसद्दिक साहब, आपकी हुकूमत को हिसाब देना पड़ेगा इसका, इलीगल जितने भी रहे हैं, और उधर से आप उनको 7 महीने के चेक देने की कोशिश कर रहे हैं जो असेंबली में नहीं गई। ये क्या दोगली पॉलिसी है? मुझे तो आज सबसे ज्यादा खुशी इस बात हुई है कि हम पे इल्जाम लगाया है पीटीआई के साथ मुकाबला। सबसे ज्यादा खुशी मुझे खुश हो रही है हमारा भी नाम शहीदों में आने से। अच्छा, वो इनसे नहीं कहते अपना गवर्नर लगाओ पंजाब में। हाँ, वो ये इनसे नहीं कहते कि कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट जो है। मैंने तो खुशी का इजहार किया, अब उस पर भी नाराज हो रही है आपके, मुझे गमों में देखना चाहती है। इससे पहले एमक्यूएम भी आपको कह चुकी है कि मुकमुका हुआ है इस पे जो असेंबली में वापस आए। इस मुकमुका के नतीजे में अगर पीटीआई को अब वो तमाम शवाहिद जो 1.5 साल से उन्होंने इकट्ठे कर रखे, मगर उन्होंने 10 दिन की एक्सटेंशन ली क्योंकि पूरे नहीं पढ़ पा रहे थे, मुकमुका की वजह से, मुकमुका की वजह से हुआ है कि अब वो नजम सेठी साहब वाली जो टेप जो पेश करनी है और वो इंटेलिजेंस के ब्रिगेडियर साहब वाले सबूत और शवाहिद जो पेश करने हैं, और जो फखरुद्दीन जी इब्राहिम ने इतनी बड़ी धांधली की उसके शवाहिद फराहम करने हैं, और जो चीफ जस्टिस साहब ने जो इस तरह इन पीटीआई के मुतालबे पे जो आरोज लगाए थे उनकी ऊपर जो तमाम शवाहिद हैं वो पेश करने। हमने तो इनसे मिलकर कहा कुछ वक्त और ले लें, कहीं ऐसा ना हो कि आप तमाम शवाहिद दे ना पाएं। इस वजह से बेहतरीन और अफजल तरीका इस मुकमुकाओं में यह कि आप जाके दरखास्त करें अदालत से कि 1.5 साल से जो हमारे पास शहादतें पड़ी हुई हैं वो पूरी नहीं पड़ रही, तो हमें कुछ मुस्लिम लीग नून फराहम कर रही है तो हमें थोड़ा वक्त और दे दें। ये तो कोई बात नहीं हुई भाई। ये हो सकता है आपने ये भी तय कर लिया उनसे, जब आप मुकमुका पे इतने ही खुश हो रहे हैं कि आप हुकूमत ले ले हम चले जाते हैं, हमारे पास कोई इखलाक कह दिया कि फिर आपको हिसाब देना पड़ेगा, पैसे वापस नहीं होंगे। मैं मानता हूं कि इल्जामात इनके ठहरे और शवाहिद हम पेश करेंगे। तो फिर ऐसा साहब आप क्या कह रहे हैं? शौकत साहब को चाहिए कि वो अदालत से मैंने क्या कुछ दिन और मजे लूट ले, कौम का हिसाब देना पड़ेगा। हुकूमत चली है इस मुल्क के अंदर, देखिए कौन देख रही है, पता है ना आपका मजबूरी। देखिए ना, देखो कौन देख रही है कि तमाम सियासी जमातें एक ही तरह की नहीं ऐसा नहीं, हम फर्क नहीं है। तहरीक इंसाफ ने जो देखिए हमने तो इतनी तारीफ की, हमने तो कहा कि देखिए अगर आपको 100 रुपए डेवलपमेंट के लिए दिए गए थे और आपने सिर्फ 20 खर्चे तो कोई बात नहीं, 80 अगली मरतबा अभी 3 साल रहते हैं फिर खर्च कीजिएगा। सिर्फ पंजाब के मौजूद होंगे इंशाअल्लाह। खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर को क्यों नहीं चाइना लेके गए, उनसे पूछा क्यों नहीं गया कि हम ये मंसूबे बना रहे हैं? ऐसे नहीं बात सब कह रहे पूछा, वो कह रहे नहीं पूछा, इसलिए कि उसमें इनकी डीलिंग हो रही है ना, वो डीलिंग सबके सामने तो नहीं आ सकती। जवाब दें इसका। इन्होंने सरिया बेचना होगा, इन्होंने सीमेंट बेचनी होगी, इन्होंने बहुत सारी चीजें करनी होगी। कोई क्या जवाब दे? नहीं, इसका लोगों के दिनों में ये सवाल हैं वैसे डॉक्टर साहब। चलिए देखें, बात यह है कि इस वक्त जो प्रोजेक्ट्स जो सबसे पहली बात तो यह है कि 18वीं तरमीम के बाद हर सूबे के पास ये हक है कि वो अपना जो उनका इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट का जो इदारा है वो जिस मर्जी मुल्क के अंदर जाए सरमायाकारी की तलाश के अंदर। ये चाइना के साथ तो कौमी सतह पे हो रहा है ना। नहीं, अलहदा रखिए, मैं अभी आप दोनों बातों पे तबसरा करता हूं। तो पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि इनकी सरमायाकारी सिर्फ वज़ीर आला पंजाब को बार-बार ले जाया गया। बात हुई अगर सरकारी खर्चे पे वज़ीर आला पंजाब को बार-बार ले जाया गया तो मैं फिर इस पे खामोश हूं। शौकत साहब उनको आप जवाब दें। देखिए पहली बात तो ये है कि 18वीं तरमीम के बाद हर सूबे के पास एक इदारा है जिसको इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट बोर्ड कहते हैं। सिंध इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब। हर एक का जो उसका जो हेड है ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वो चीफ मिनिस्टर है। हर एक के पास ये हक है कि वो जाए, चीन भी जाए, वो सऊदीया भी जाए, अमेरिका भी जाए, स्वीडन भी जाए और सरमायाकारी ढूंढे। अगर शहबाज शरीफ साहब जाते हैं सरमायाकारी पंजाब में ढूंढने के लिए तो हम उनको सैल्यूट करते हैं। जब कायम अली शाह साहब जाते हैं हम उनको सैल्यूट करते हैं। अगर ये जाना चाहें तो ये भी जरूर जाएं, हम इनको भी सैल्यूट करेंगे क्योंकि हमारे मुल्क में सरमायाकारी हो रही है। जहां तक ये साथ क्यों नहीं लेके जाते? जी मैं आप बता रहा हूं आपको, जहां तक इनसे ये आप ये जो प्रोविंशियल मैटर्स के लिए जाते हैं, अपने प्रोविंस के लिए जाते हैं तो ओके, लेकिन अगर एक कौमी मसले पे बात करने जाते हैं
तो वो एक मसला है। मसलन मैं ये समझती हूँ कि वजीर खारजा को सऊदी अरब जाना चाहिए था बजाय नवाज शरीफ, और जो हमारे फॉरेन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज हैं उनके साथ शहबाज शरीफ को नहीं जाना चाहिए था। तो ये थोड़ी सी एक ज़रूर कन्फ्यूजन है कि वजीर दाखिला के बयानात वजीर खारजा के वो, और फिर इस तरह की बहुत सी बातें, फिर ये होता है कि कुछ लोग आपस में नाराज हो जाते हैं, फिर 3-3 महीने नहीं आते, हाथ नहीं मिलाते। जो इस वक्त मैं आपके सामने मामला रखना चाहता हूं कि पंजाब के जो वजीर आला हैं वो अपनी ऑरेंज लाइन के लिए और अपने दीगर तरक्याती मंसूबों के लिए हर 8वें दिन चीन या उन्होंने कोई अपना मिशन भेजा होता है या खुद गए होते हैं, क्योंकि वो सरमायाकारी चाहते हैं पंजाब में आए। बहुत अच्छा है, बाकियों को भी जाना चाहिए, वो हमारे साथ तो नहीं जाते। ये तासुर बन रहा है कि शायद पंजाब को ज्यादा कंसेशन नहीं, तासुर है ना। एक तासुर ये भी तो बन रहा हो सकता है कि पंजाब के वजीर आला ज्यादा मुतहर्रिक हैं और जाके अपने मुल्क में, अपने सूबे में सरमायाकारी के लिए पैसा ढूंढ रहे हैं। परवेज खटक साहब को खुद इनिशिएटिव लेना चाहिए, जाना चाहिए, उनके पास फंड्स हैं, उनकी जिम्मेदारी है, और हर सूबे की बिल्कुल जहाज भी है और वो जरूर जाएं वहां पर। पहली बात। दूसरी बात, सरमायाकारी अगर वजीर आजम को क्या ये तौफीक नहीं हो सकती सिर्फ सरमायाकारी देखिए। इस वक्त सरमायाकारी हो रही है सुखी किनारी के अंदर, जो पानी का मंसूबा है 1000 मेगावाट का, ये पंजाब में है क्या? करोट के अंदर 1000 मेगावाट की सरमायाकारी हो रही है, ये क्या पंजाब में है क्या? ठीक। थर के अंदर सरमायाकारी हो रही, सबसे बड़ी सरमायाकारी पोर्ट कासिम और थर के अंदर हो रही, ये पंजाब में है क्या? दासू। उसके अलावा दासू जो है वो क्या पंजाब में है? चबेला 4-5 के अंदर जो सरमायाकारी हो रही, नीलम जेलम में जो सरमायाकारी हो रही है, पानी के मंसूबे वो कौन सा चलेगा? आपका जवाब पंजाब में है। हम प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। देखिए 2015 का इलेक्शन बिल्कुल वही उसी तरह की बढ़क है कि एम्पायर की उंगली उठने वाली है, वो उंगली फाइनली कट के पॉकेट में चली गई। 2000 और देखिए ये बिल्कुल उसी तरह की बढ़क है कि हम जो है हुकूमत में 3,500 डैम बनाएंगे और 1 अरब दरख्त लगाएंगे, यानी कि इतने दिन गुजर गए, ये अब ये मतलब रोजाना 3 डैम बनाएंगे और ये जो है रोजाना 2,500 दरख्त लगाएंगे। अच्छा, तो मेरा ये कहना है कि अगर हुकूमत चली भी जाती है, अगर हुकूमत चली भी जाती है जो नहीं जाएगी, तो मुझे ये बताइए जाने का क्या फायदा होगा जब वही इलेक्शन कमीशन होगा, वही बगैर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के होंगे, वही जो है वो गवर्नमेंट होगी। निजाम तो नहीं बदला ना, इनकी ख्वाहिशात का मसला है। खत्म हो गया प्रोग्राम, इजाजत चाहते हैं इंशाल्लाह। 2000 बदल ही नहीं सकते, तमाम लोटे ही आपके पास है।